हेलो एवरीवन। अगर एक डॉक्टर 10 दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहा हो, उसमें से 9 अगर वो जेनरिक दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है, यानी कि सिर्फ दवाइयों के नाम लिखता है, और सिर्फ एक ऐसी दवाई हो जो कि ब्रांडेड दवाई का वो नाम प्रिस्क्राइब करे, तो भी वो 90% जेनरिक दवाई टोटल बिल के 18% से लेकर 22% कॉस्ट की हिस्सेदारी रखेंगी, और सिर्फ वो अकेला एक ब्रांडेड दवाई बचे हुए 80% कॉस्ट का रीजन होगा। यानी कि सिर्फ 10% ब्रांडेड दवाई 90% जेनरिक दवाइयों से 4 गुना ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। और ये चीज़ें आप यूएस में होते हुए देख भी सकते हैं। और इस मॉडल को अपनाते हुए अगर आप 10 ब्रांडेड दवाई में से 9 को जेनरिक दवाइयों से रिप्लेस कर दें, तो आपका टोटल खर्चा 75% से लेके 85% तक कम हो सकता है। इंडिया में 2011 से लेके 2012 के बीच में 5.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए थे, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल बिल्स के वजह से। ये नंबर इतना बड़ा है कि साउथ कोरिया, जो कि एक देश है, उसकी पॉपुलेशन इस नंबर से कम है। मेडिकल बिल्स का 65% से लेके 70% तक का खर्चा सिर्फ और सिर्फ दवाइयों की वजह से आता है। हर साल लाखों लोग गरीबी से जूझ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इलाज के खर्चों की वजह से। तो सवाल ये आता है कि जेनरिक दवाइयाँ अगर सच में इतनी सस्ती हैं ब्रांडेड दवाइयों के कंपैरिजन में, तो डॉक्टर क्यों हमें जेनरिक दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, और क्यों वो प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयों के कंपाउंड के नाम की जगह ब्रांड का नाम लिखते हैं, और क्यों अभी भी करोड़ों लोगों को अपना पेट काट के दवाइयों के खर्चे उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कि ये दवाएं दुनिया भर के बाजार में उपलब्ध किसी भी दवा से जरा भी कमजोर नहीं है। डॉक्टर जेनरिक दवाएं ही लिखें, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये समझने से कि ब्रांड वाली दवाइयाँ इतनी महंगी क्यों होती हैं। दवाइयों को आप 2 भागों में बांट सकते हैं, ब्रांडेड और जेनरिक। ब्रांडेड दवाइयों को भी आप 2 भागों में बांट सकते हैं, ब्रांडेड पेटेंट और ब्रांडेड जेनरिक। पहले टर्म को समझते हैं, ब्रांडेड पेटेंटेड दवाई। कोई भी कंपनी जो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती हो, उसके पास एक डिपार्टमेंट जरूर होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसका कि काम होता है नई चीजों पे रिसर्च करना और नए प्रोडक्ट को डेवलप करना। नॉर्मली हर कंपनी अपने रेवेन्यू का 5 से 15% तक खर्चा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में करती है। लेकिन फार्मा कंपनियों की जहां बात आती है, तो फार्मा कंपनी अपने रेवेन्यू का 14% से लेकर 30% तक खर्चा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करती है। बाकी कोई भी कंपनी इतना ज्यादा अमाउंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं लगाती। इतनी भारी मात्रा में R&D पे खर्च करने के बाद भी फार्मा कंपनियों की हर दवाई मार्केट तक नहीं पहुंचती। टोटल दवाइयों में से अप्रॉक्सीमेटली 15% दवाइयां ही फाइनल अप्रूवल तक पहुंच के मार्केट तक पहुंच पाती हैं। इसके बाद एक और खर्चा आता है मार्केटिंग का। फार्मा कंपनियों को हर नई दवाई को मार्केट करना पड़ता है कंज्यूमर्स के सामने, डॉक्टर्स के सामने और रिटेलर्स के सामने, यानी कि मेडिकल स्टोर्स में, ताकि उन लोगों को पता चले कि ये दवाई कितनी फायदेमंद है और किस किस चीज में इस दवाई का यूज हो सकता है। इस मार्केटिंग में भी बहुत सारा पैसा लगता है। तो ये R&D और मार्केटिंग का जितना भी खर्च है, वो कहाँ से निकलेगा? आपके जेब से। इतना खर्च R&D और मार्केटिंग पे करने के बाद अगला स्टेप होता है उस दवाई को पेटेंट करवाना, ताकि कोई और कंपनी आपके फॉर्मूले का यूज करके वो दवाई ना बना सके। और नॉर्मली इंडिया में एक फार्मा कंपनी का पेटेंट 20 साल तक वैलिड होता है, यानी 20 सालों तक सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी उस दवाई को बनाएगी। और इस वजह से पेटेंटेड दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक कंपनी बना रही है। और दवाइयाँ कोई शौक की चीज़ नहीं है कि मन किया लिया, नहीं मन किया नहीं लिया। अगर आपको बीमारी है और उस दवाई से उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, तो आप वो दवाई लेंगे, भले ही वो कंपनी कितने ही दाम में उस दवाई को बेच रही हो। और वो कंपनी चाहेगी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मार्केटिंग में जितना भी पैसा लगा, वो सारा आपके जेब से वसूल करे। तो जिस दवाई के डेवलपमेंट में ज्यादा खर्चा आया, वो दवाई ज्यादा महंगी होगी। अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि R&D में कितना पैसा खर्च हो सकता है, तो एक दवाई है जिसका कि नाम है जोलगेंसमा। 2 साल से कम बच्चों में एक बीमारी होती है SMA नाम की, स्पाइनल मस्कुलर एंथ्रोपी, जिससे कि मसल्स वीक और स्मॉल ग्रो होते हैं। तो जोलगेंसमा का इस्तेमाल इसी बीमारी के ठीक करने के लिए होता है। ये बीमारी पूरी तरह से इस दवाई का इस्तेमाल करके भी ठीक नहीं की जा सकती, ये सिर्फ एक थेरेपी में यूज होता है। फिर भी इस एक दवाई के एक डोज का खर्चा 17 करोड़ पड़ता है। तो शायद अब आप समझ गए हो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया गया खर्चा एक दवाई के प्राइस पे क्या इफेक्ट डाल सकता है।
ये तो बात हो गई ब्रांडेड पेटेंटेड दवाइयों की। ब्रांडेड जेनरिक दवाई क्या होती है? तो एक पेटेंटेड दवाई का पेटेंट 20 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद कोई भी कंपनी उस सॉल्ट कंपोजिशन का यूज करके दवाई बना सकती है। मतलब ये ड्रग अब जनरलाइज हो गया, इसलिए इसको जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। अभी भी अलग अलग कंपनियां इस ड्रग के सॉल्ट कंपोजिशन में कुछ ना कुछ मिनरल्स या विटामिन्स जैसे इनएक्टिव सब्सटेंस ऐड करके एक अलग ब्रांड नेम से इसको ट्रेडमार्क करवा लेते हैं। और क्योंकि यहाँ भी ब्रांड का नाम है तो ये जेनरिक दवाइयों से ज़्यादा महंगी होती है। तो जेनरिक दवाइयाँ इतनी सस्ती क्यों होती है? तो अगर आप जेनरिक दवाई का डब्बा देखेंगे तो उस पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट कंपोजिशन का नाम लिखा रहेगा, कोई भी ब्रांड का नाम वहाँ पे आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा। तो अब तक तो आपने समझ लिया होगा कि जेनरिक दवाइयाँ इतनी सस्ती क्यों होती है। फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जेनरिक दवाइयों में जो फॉर्मूला होता है वो पहले से कंपनियों के पास होता है। ब्रांड का नाम भी नहीं लिखना है, तो उस ब्रांड के रेपुटेशन का भी कोई टेंशन नहीं है कंपनी को, और ना ही लोगों को उस ब्रांड के बारे में बताने की आवश्यकता है। यानी कि ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्च, ना मैनेजमेंट का खर्च, और ना ही मार्केटिंग का खर्च, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट। क्योंकि आपको सिर्फ एक कंपाउंड बनाना है और उस कंपाउंड को छोटी छोटी दवाइयों के शेप में करके पैक कर देना है। इस वजह से जेनरिक दवाइयाँ इतनी ज़्यादा सस्ती होती है। कभी कभी तो अपने ब्रांडेड जेनरिक के कंपैरिजन में ये जेनरिक दवाइयाँ 10 गुना सस्ती हो सकती है। तो जाहिर सा सवाल आता है कि क्यों डॉक्टर्स जेनरिक दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं और पर्ची में ब्रांड का नाम लिखते हैं। जैसे कि अगर आपको बुखार हो और डॉक्टर के पास जाए तो वो पैरासीटामॉल ना लिख के डोलो 650 जैसे किसी ब्रांड का नाम लिखेगा। अगर आपको गैस हो तो वो दवाई के कंपाउंड का नाम ना लिख के ओमीडी या ओमेज डी जैसे ब्रांड्स का नाम लिखेगा। ऐसा क्यों है? इसका रीजन है कि उन डॉक्टर्स को उन कंपनीज से कमीशन मिलता है, गिफ्ट्स मिलता है। कैसे गिफ्ट्स? जैसे कि गाड़ियाँ, फॉरेन ट्रिप्स एटसेट्रा। एक कंपनी के साथ डील होने के बाद डॉक्टर उसी कंपनी की दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करना चालू कर देता है और वो कंपनी भी उस डॉक्टर के पास की किसी क्लिनिक में वो दवाई रखवा देती है। और आमतौर पे जब कोई कंपनी किसी डॉक्टर से किसी ब्रांड के लिए डील करती है तो नॉर्मली वो ब्रांड नया होता है, इसलिए वो डॉक्टर के आसपास वाले क्लिनिक्स में तो मिल जाएगा, लेकिन आप कहीं और ढूंढने जाएंगे तो आसानी से आपको कहीं नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जेनरिक ड्रग के डिब्बे पे सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड का नाम लिखा रहता है। अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में कंपाउंड का नाम लिख के आपको दे दे तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएंगे और उस कंपाउंड का नाम दिखा के वो जेनरिक दवाई वहाँ से ले लेंगे। लेकिन डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते, वो ब्रांड का नाम लिखते हैं। तो अगला सवाल आता है कि भारत की सरकार इस पे कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? तो हाल ही में 2023 में नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक कड़ा कदम उठाया और डॉक्टरों को चेतावनी दी कि अगर आप जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे तो आपका लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है, आपको सस्पेंड किया जा सकता है। पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो देश की सबसे बड़ी डॉक्टरों की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसका विरोध किया और इसका रीजन देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि जेनरिक मेडिसिन हर जगह नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती। अगर हम पर्चे पे दवाइयों के कंपाउंड का नाम लिख के पेशेंट को दे भी दें तो पेशेंट वो पर्चा लेकर किसी मेडिकल स्टोर पे जाएगा और वो मेडिकल स्टोर वाला कोई ना कोई ब्रांडेड जेनरिक दवाई उसको चिपका देगा। और नॉर्मली ब्रांडेड जेनरिक दवाई में दवाई के सॉल्ट कंपोजिशन के अलावा भी कुछ कुछ मिला होता है और अलग अलग ब्रांड में ये एक्स्ट्रा सब्सटेंस अलग अलग होता है। तो हो सकता है पेशेंट को जो दवाइयाँ मेडिकल स्टोर वाला दे उसमें जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस मिला हो वो उस पेशेंट के लिए हार्मफुल हो और उस पेशेंट को लेने के देने पड़ सकते हैं। और अभी के टाइम पे इंडिया में जो पेशेंट्स हैं वो दवाइयों के ब्रांड्स पे इतना केयर नहीं करते हैं। उनको नहीं समझ में आएगा कि जो मेडिकल स्टोर वाला है वो जेनरिक दवाई दे रहा है या कोई और ब्रांड की दवाई उसको चिपका दे रहा है। अभी भी बहुत से लोग हैं जो आमतौर पे अगर दुकान में जाते हैं किसी सर दर्द की दवाई लेने के लिए और मेडिकल स्टोर वाला उनको कोई दवाई दे तो वो कहते हैं नहीं ये वाली नहीं, वो पीली वाली दवाई होती है ना वो वाली दो। तो ऐसे करके बहुत से लोग अभी भी दवाइयों को उनके कलर और शेप के बेसिस पे याद रखते हैं। और इसलिए बहुत बार जब आप दवाइयाँ लेने जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि मेडिकल स्टोर वाला जब पर्ची लेता है तो वो कहता है ये ब्रांड की दवाई तो अभी नहीं है, ये दूसरी दवाई है, ये ले जाओ, इसमें भी सेम कंपाउंड है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये ले जाओ। ऐसा करने के पीछे मेडिकल स्टोर्स का रीजन है मार्जिन। अलग अलग दवाइयों पे मेडिकल स्टोर्स को अलग अलग प्रॉफिट मिलता है। आपको भले ही 2 दवाइयाँ एक दाम पे मिले, लेकिन हो सकता है कि मेडिकल स्टोर्स वाले को एक दवाई 20 रुपए की पड़े और दूसरी 120 रुपए की। तो ऐसे में वो मेडिकल स्टोर वाला चाहेगा कि जो दवाई उसको 20 रुपए की पड़ रही है वो आपको दे, ताकि उसका प्रॉफिट का मार्जिन ज़्यादा हो। और इसीलिए मेडिकल स्टोर्स वाले आमतौर पर जेनरिक दवाइयाँ रखना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको उस पर प्रॉफिट कम मिलता है। इसलिए
जेनरिक दवाई की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलना चालू किया है, जिसमें कि जेनरिक दवाइयाँ बिकती हैं। लेकिन ये केंद्र अभी हर जगह उपलब्ध नहीं है, इसलिए डॉक्टर्स का ये कहना है कि जेनरिक दवाई हम लिख भी देंगे तो भी पेशेंट्स को ब्रांडेड दवाई ही खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि जेनरिक दवाइयाँ हर जगह अवेलेबल नहीं होंगी। यहाँ हम जेनरिक दवाइयाँ इसलिए खरीदना चाह रहे हैं क्योंकि वो सस्ती होती हैं, पर कहीं हम पैसे बचाने के चक्कर में अपने सेहत से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं? क्या जेनरिक दवाइयाँ सेफ हैं भी, या उनका कोई साइड इफेक्ट है जो कि हमारे शरीर पे हार्मफुल तरीके से असर कर सकता है? 2019 से लेकर 2020 के बीच में खबर आई थी कि उधमपुर में 12 बच्चे और हिमाचल प्रदेश में 10 बच्चों की मौत हो गई एक कोल्ड बेस्ट पीसी नाम के कफ सिरप को पीने के बाद, जो कि डाईइथाइलिन ग्लाइसॉल का यूज करके डाइल्यूट किया गया था। इसके बाद 2022 के दिसंबर में भी एक खबर आती है कि 70 बच्चे गैम्बिया में मर गए एक कंटेमिनेटेड कफ सिरप को पी के, जो कि इंडिया से वहां इंपोर्ट किया गया था। ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? क्योंकि बहुत सी कंपनियां जेनरिक दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का और मैन्युफैक्चरिंग के प्रैक्टिसेस का सही से पालन नहीं करती। जो ब्रांडेड जेनरिक दवाइयाँ होती है वहाँ पे कंपनीज को ब्रांड के रेपुटेशन का फिक्र होता है, इसीलिए वो कभी भी दवाइयों के प्रोडक्शन में खिलवाड़ नहीं करती। हमेशा वो सेफ्टी को सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन जेनरिक दवाइयाँ बनाते वक्त वहाँ पे किसी ब्रांड के रेपुटेशन का फिक्र कंपनियों को नहीं होता। तो बहुत बार ऐसा होता है जब वो सेफ्टी को नज़रअंदाज कर देते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि सारी जेनरिक मेडिसिन खराब होती है। मोस्टली जेनरिक मेडिसिन अच्छे क्वालिटी की ही होती है, तभी हम इंडिया से इतनी भारी मात्रा में जेनरिक ड्रग्स को बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। हमें और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे लॉज लाए जिससे कि कंपनीज जेनरिक मेडिसिन के प्रोडक्शन के टाइम पे इन क्वालिटी कंट्रोल्स का अच्छे से पालन करें, और ताकि ऐसे इंसिडेंट्स का रिस्क और भी कम हो जाए। और डॉक्टर्स को भी चाहिए कि वो जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना चालू करें, और हमें भी डॉक्टर से ये सवाल करना चालू करना होगा कि क्या वो उन ब्रांडेड मेडिसिन की जगह किसी जेनरिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ताकि उन गरीब लोगों को भी दवाइयाँ मिल सके जो कि ब्रांडेड दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं आपको यहाँ पे अपनी जीवन शैली चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और वो किसी दवाई का नाम लिख के देता है तो आप वो दवाई लेंगे क्योंकि आपको ठीक होना है। मैं यहाँ पे बस उस डॉक्टर से एक सवाल करने बोल रहा हूँ, सलाह लेने बोल रहा हूँ। सलाह मशवरा लेके धीरे धीरे अपनी जीवन शैली को चेंज करें। आपको यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, कोई तेज नहीं दौड़ना है। यहाँ पे कोई मैराथन नहीं चल रही कि थोड़ी देर तक आप तेज दौड़े और फिर आप रुक गए। ये एक जर्नी है, एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है जो कि पूरे जीवन भर चलने वाली है। इसलिए आपको छोटे छोटे कदम लेने हैं ताकि आप जिंदगी भर चल सकें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें ताकि उन लोगों में भी अवेयरनेस आए और वो लोग भी जेनरिक मेडिसिन की तरफ अवेयर हो सकें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।